नमस्कार, मैं डॉक्टर मंजू लाडला, एसोसिएट प्रोफेसर एसके गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज सीकर। आज का अपना टॉपिक है लाड़ सभा का मूल्यांकन। पिछली बार अपन ने लाड़ सभा का संगठन और उसकी शक्तियां देखी थी। अब अपन देखते हैं लाड़ सभा का मूल्यांकन करते हैं कि लाड़ सभा की जो रचना है, जो शक्तियां हैं, उसके बारे में काफ़ी आलोचना की जाती है और यहाँ तक कहा जाने लग गया कि लाड़ सभा को समाप्त किया जाना चाहिए। तो अपन सबसे पहले ये देखते हैं कि लाड़ सभा में क्या कमियां पाई जाती है या लाड़ सभा में क्या आलोचना की जाती है। तो लाड़ सभा की कमियां, आलोचना या इसका जो विपक्ष है वो अपन सबसे पहले देखते हैं। बहुत सारे विद्वानों ने इसकी आलोचना में अपने पक्ष में तर्क दिए हैं। सबसे पहला जो तर्क दिया जाता है वो ये दिया जाता है कि ये अप्रजातांत्रिक है। लाड़ सभा के ऊपर सबसे पहला आरोप ये लगाया जाता है कि लाड़ सभा की रचना अप्रजातांत्रिक तरीके से होती है, क्योंकि इसका तो चुनाव होता नहीं है, इसको मनोनीत या नियुक्त किया जाता है सम्राट के द्वारा। एक साथ ही इसके लिए ये भी है कि किसी के प्रति उत्तरदायी नहीं होती है। तो ये आरोप है कि ये अप्रजातांत्रिक है और इसका सबसे बड़ा कारण यही है कि ये वंश परंपरा के अनुसार चलती है। वंश परंपरा के अनुसार सदस्य बनते हैं, इसलिए इसको अप्रजातांत्रिक होने का आरोप लगाया जाता है। दूसरा जो आरोप है वो ये कहा जाता है कि ये धनी वर्ग का प्रतिनिधित्व करती है। अर्थात लाड़ सभा जो है उसमें जो सदस्य होंगे वो ज़्यादातर धनी वर्ग से आते हैं, क्योंकि जब सम्राट को कर की आवश्यकता थी, टैक्स की आवश्यकता थी, तो उसने ऐसे लोगों को इसमें बुलाया था, इसमें मनोनीत किया था, इसका सदस्य बनाया था जो ज़्यादा पैसे वाले होंगे और जो सरकार को टैक्स देंगे, सम्राट को टैक्स देंगे। तो जो सामंत थे, सरदार थे, इस तरह के जो व्यक्ति थे वो इसके सदस्य बनाए गए थे। तो इसमें जो व्यक्ति होंगे वही वंश परंपरा के अनुसार चले आ रहे हैं, तो धनी वर्ग का इसमें प्रभुत्व होता है। तो ये आरोप लगाया जाता है कि ये धनी वर्ग का गढ़ है, ये निहित स्वार्थों का गढ़ है, इसमें सभी को उचित प्रतिनिधित्व नहीं मिलता है, केवल धनी वर्ग को ही प्रतिनिधित्व दिया जाता है और धनी वर्ग अपने हितों के अनुसार ही यहाँ पर कार्य करता है। इस तरह के आरोप भी यहाँ लगाए जाते हैं। फिर आता है अनुधार दल का प्रभुत्व है। ये भी कहा जाता है कि इसमें जो सदस्य थे प्रारंभ में वो अनुधार पार्टी के सदस्य थे। तो अनुधार पार्टी के जो सदस्य हैं उन्हीं का अभी बहुमत चला आ रहा होता है, तो अनुधार पार्टी के हितों के हिसाब से कार्य करते हैं। उधार पार्टी जब आती है तो ये कहा जाता है कि अनुधार पार्टी के ये जो सदस्य हैं अनुधार दल के कार्यक्रमों में बाधा उपस्थित करते हैं। तो अनुधारवादियों का बहुमत है या अनुधारवादियों की संख्या ज़्यादा है, इसलिए उनके पक्ष में भी ये काम करती है। इस तरह का आरोप भी यहाँ लगाया जाता है। फिर आता है कि प्रगतिशील कानूनों में बाधक। ये भी आरोप लगाया जाता है कि लाड़ सभा के जो सदस्य होते हैं चूँकि अनुधारवादी होते हैं, अनुधारवादी अपनी पुरानी परंपराओं को बनाए रखने में विश्वास करते हैं, इसलिए ये कहा जाता है कि जो भी प्रगतिशील कानून आते हैं लाड़ सभा उनमें बाधक बन जाती है, उनमें देरी करती है अनावश्यक। तो ये भी एक आरोप यहाँ पर लगाया जाता है। फिर आता है सदस्यों की उदासीनता। अर्थात लाड़ सभा के जो सदस्य हैं वो उदासीन रहते हैं, इसमें रुचि से भाग नहीं लेते हैं। और ये चीज़ तो अपनी यहाँ स्पष्ट हो रही है कि हमने अभी पिछली क्लास में देखा कि इसकी गणपूर्ति मात्र 3 सदस्य रखे हुए हैं, क्योंकि सदस्य आते ही नहीं, इसकी कार्यवाही में भाग ही नहीं लेते हैं। इसलिए ये भी एक कारण है कि इसकी कोई महत्व नहीं है, क्योंकि ये कार्य सही ढंग से नहीं कर पाती है। सदस्य न तो मीटिंग में आते हैं, न रुचि लेते हैं, न कोई कार्यक्रम में मनोयोग से कार्य करते हैं। तो इसकी सदस्य भी इसके प्रति उदासीन होते हैं। चूँकि इसके सदस्य वंश परंपरा के अनुसार चलते हैं तो उनकी मजबूरी है वो इसके सदस्य होते हैं। इसके सदस्य सरकारी सेवा में या दूसरा कार्य भी करते रहते हैं और न इनके सदस्यों को कोई वेतन भत्ता या कोई स्पेशल कुछ दिया जाता है, इसलिए वो इसमें रुचि नहीं लेते हैं। तो ये भी उदासीन होते हैं इसके प्रति। इसके साथ ही आता है कि दोषपूर्ण प्रक्रिया, अर्थात इसकी कार्यवाही की प्रक्रिया है वो भी दोषपूर्ण है। और इसके लिए कहा जाता है कि जैसे 3 सदस्य ही है गणपूर्ति, अब अगर 3 सदस्य हैं तो 3 सदस्य से कार्य करेगी। अगर इसके सदस्य ज़्यादा होते या उनको कुछ बेनिफिट दिया जाता तो वो ज़्यादा आते, ज़्यादा मात्रा में भाग लेते। तो ये भी जो है कार्यवाही के नियम है वो भी दोषपूर्ण है, ये भी एक आरोप लगाया जाता है। इसके साथ ये भी कहा जाता है कि ये शक्तिहीन सदन है, अर्थात इसके पास कोई पावर ही नहीं है, तो केवल देरी करने के अलावा कुछ भी नहीं कर सकती, तो इसको बनाने का क्या फ़ायदा है।
हमने देखा कि सामान्य विधेयक में 1 वर्ष की देरी कर सकती है और वित्त विधेयक में केवल 1 महीने की देरी कर सकती है। इसके अलावा ये कोई कार्य नहीं कर सकती, देरी करने के अलावा कुछ भी नहीं कर सकती, इसके पास कोई शक्तियाँ नहीं है। इसलिए ये भी कहा जाता है ये शक्तिहीन सदन है। जो भी विधेयक आए 1911, 1949, 1955, 1958, 1963, इसमें इसकी सारी शक्तियाँ कम कर दी गई है। इसलिए ये भी एक तर्क दिया जाता है कि इसके पास कोई शक्ति नहीं है तो इसको बनाने से क्या फ़ायदा। इसके अलावा आता है कि ये द्वितीय सदन के रूप में अनुपयोगी है, अर्थात ये कहा जाता है, इसके पक्ष में यह तर्क दिया जाता है कि पहले सदन की निरंकुशता पर यह प्रतिबंध लगा सकती है। तो ये भी एक तर्क दिया जाता है कि द्वितीय सदन के रूप में भी इसकी कोई ज़्यादा उपयोगिता नहीं है, क्योंकि आजकल कॉमन सभा ही पहला द्वितीय सदन बनकर रह गया है। विधेयक सारे मंत्री परिषद द्वारा बनते हैं, मंत्री परिषद बनाकर उन्हें कॉमन सभा में प्रस्तुत करती है और कॉमन सभा खुद द्वितीय सदन के रूप में उस पर विचार विमर्श का कार्य करती है। इसलिए इस रूप में भी इसकी उपयोगिता नहीं है। इसलिए आलोचक अपने पक्ष में ये तर्क देते हैं और ये कहते हैं कि इसकी विधायी और कार्यकारी शक्तियों की निरर्थकता है, ये केवल देरी कर सकती है, कार्यपालिका को भी यह विश्वास प्रस्ताव लगाकर नहीं हटा सकती, इसलिए लॉर्ड सभा को समाप्त कर दिया जाना चाहिए। अब अपन दूसरी विचारधारा देखते हैं कि नहीं, इसको समाप्त नहीं किया जाना चाहिए, लॉर्ड सभा की भी कुछ उपयोगिता है, लॉर्ड सभा का भी महत्व है। देखते हैं इसकी उपयोगिता क्या है, इसका क्या महत्व है, या इसका योगदान या इसकी देन क्या है। अर्थात ये लॉर्ड सभा के पक्ष में तर्क होंगे कि लॉर्ड सभा ये उपयोगिता है, इसलिए इसको बनाए रखा जाना चाहिए। ये विचारधारा अपने पक्ष में क्या तर्क देती है? सबसे पहले है कि लोक सदन की निरंकुशता पर ये रोक लगाती है। सबसे बड़ा योगदान यही है कि जो कॉमन सभा है वो बहुमत के आधार पर कार्य करती है, और अगर कॉमन सभा में पूर्ण बहुमत होता है, और वहाँ लगभग पूर्ण बहुमत ही होता है क्योंकि 2 दल वहाँ पर पाए जाते हैं, इसलिए जो कॉमन सभा है अपनी मनमानी कर सकती है, अपनी बहुमत के नशे में, जल्दबाजी में कुछ इस तरह के कानून भी बना सकती है जो हितकारी नहीं हो। तो लॉर्ड सभा जो है उसकी निरंकुशता पर प्रतिबंध लगाती है कि वो अपनी मनमानी नहीं कर सकती। 1 वर्ष की देरी कर सकती है, 1 महीने की देरी कर सकती है, लेकिन कुछ समय तो उसको रोके रख सकती है। उस दौरान जनता का मत भी अच्छी तरह से तैयार हो सकता है। दूसरी जो बात है कि ये विधेयकों पर पुनर्विचार करती है। एक कहावत आपने सुनी होगी कि 1 से 2 अच्छे होते हैं। तो कॉमन सभा अगर कोई जल्दबाजी में विधेयक बनाकर पेश कर देती है या तैयार कर देती है या पारित कर देती है, तो लॉर्ड सभा जो है उस पर एक बार पुनर्विचार कर लेती है, और उसमें अगर कोई गलतियां होती तो उन्हें सुधारने में मदद मिलती है। तो ये भी एक कार्य करती है। तीसरा होता है कि प्रतिनिधित्व का विस्तार होता है, अर्थात लॉर्ड सभा की वजह से और भी सदस्य लॉर्ड सभा के माध्यम से राजनीतिक व्यवस्था में भाग लेने का उन्हें अवसर मिल जाता है, राजनीति से वो जुड़ते हैं, तो प्रतिनिधित्व का विस्तार भी होता है। ऐसे सदस्य जो चुनाव नहीं लड़ना चाहते हैं और राजनीतिक सेवा में जाना चाहते हैं, वो भी इसके माध्यम से राजनीति से जुड़ सकते हैं, तो प्रतिनिधित्व का विस्तार भी होता है। नेक्स्ट आता है लोक सदन के कार्यभार में कमी होती है, अर्थात व्यवस्थापन कार्य में ये लोक सदन की मदद करती है, कॉमन सभा की मदद करती है, और कुछ विधेयक ऐसे होते हैं जो जिनके बारे में कोई विवाद पैदा नहीं होता है, तो वो कार्य ये आसानी से कर देती है और कॉमन सभा की व्यवस्थापन कार्य में मदद करके उसके कार्यभार को भी हल्का करती है। फिर आता है निष्पक्ष एवं निर्भीकता पूर्वक विचार विमर्श होता है, अर्थात ये जनता के मुद्दों पर अच्छी तरह से विचार विमर्श करती है, क्योंकि इसके सदस्य दलीय जीवन से नहीं जुड़े हुए होते हैं, समापन प्रस्ताव नहीं लाया जाता है, तो खुलकर अच्छी तरह से विचार विमर्श करते हैं और जनता के मुद्दों को वहाँ पर उठाते हैं। ये यूके स्वभाव अर्थात ब्रिटिश स्वभाव के अनुकूल है, वर्षों से चली आ रही है, और ब्रिटिश लोग जो है अपनी परंपराओं से बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, आसानी से उन्हें नहीं छोड़ते हैं, इसलिए चली आ रही है, तो उनको या जनता को भी इससे कोई परेशानी नहीं है, तो अनुकूल है, चली आ रही है, इसको चलाए रखा जाना चाहिए। इसी तरह ये मौलिक अधिकारों की रक्षा करती है। देखिए, ब्रिटिश संविधान के माध्यम से नागरिकों को मौलिक अधिकार नहीं दिए गए हैं, न्यायपालिका के पास न्यायिक पुनरावलोकन भी नहीं है, तो यहाँ पर मौलिक अधिकारों की रक्षा करने का कार्य ये द्वितीय सदन अर्थात लॉर्ड सभा के द्वारा ही किया जाता है।
तो जनता के मौलिक अधिकारों का अगर हनन होता है या कुछ उसके विरोध में कोई कानून या नीतियाँ अपनाई जाती है तो लोकसभा वहाँ पर जनता के अधिकारों की रक्षा करने का कार्य भी करती है। इस तरह से ये कहते हैं कि लोकसभा का यह महत्व है या लोकसभा ये कार्य करती है, इसलिए लोकसभा को समाप्त नहीं किया जाना चाहिए। अब हम अपना निष्कर्ष निकालेंगे कि क्या लोकसभा को समाप्त किया जाना चाहिए, क्योंकि आलोचक इसके पक्ष में अपने तर्क देते हैं और इसके पक्ष वाले अपने पक्ष में ये तर्क देते हैं। लेकिन हम कहेंगे कि नहीं, लोकसभा को समाप्त नहीं किया जाना चाहिए। चूँकि संसदात्मक व्यवस्था है, द्विसदनात्मक व्यवस्था का उपयोगी है। आवश्यकता केवल इस बात की है कि लोकसभा की जो कमियां हैं उन्हें दूर करने का प्रयास किया जाना चाहिए, उनमें कुछ सुधार किया जाना चाहिए ताकि लोकसभा अच्छी तरह से कार्य करे। तो समाप्त करने की बजाय उसमें कुछ सुधार किया जा सकता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, वंश परंपरागत सदस्यता समाप्त कर दी जानी चाहिए और अप्रत्यक्ष निर्वाचन और आंशिक मनोनयन का तरीका अपनाया जाना चाहिए। हालांकि वहाँ पर ये किया जा रहा है, वंश परंपरागत सदस्यता धीरे धीरे कम करते जा रहे हैं, क्योंकि इसको ऐच्छिक कर दिया गया तो काफ़ी सदस्य इसकी सदस्यता छोड़ भी रहे हैं और सरकार की मंशा भी यही है कि धीरे धीरे इसको कम किया जाए। तो आंशिक मनोनयन और अप्रत्यक्ष चुनाव का तरीका अपनाया जा सकता है। इसकी सदस्य संख्या जैसे अभी अपन बात करें 743 चल रही है, जब शुरुआत देखते हैं तो ये 1200 के करीबन इसकी सदस्य संख्या हुआ करती थी, तो इसकी सदस्य संख्या को भी सीमित किया जाना चाहिए। तीसरा, हम ये कह सकते हैं कि इसकी जो गणपूर्ति है वो बढ़ाई जानी चाहिए और जो निर्णय हैं वो बहुमत से लिए जाने चाहिए। 30 सदस्यों के सिग्नेचर से कोई भी विधेयक को ये पास करती है। 3 इसकी गणपूर्ति है, इसको चेंज किया जाना चाहिए और बहुमत से निर्णय और गणपूर्ति के बारे में नियम बनाया जाना चाहिए, बढ़ाया जाना चाहिए। तो नेक्स्ट हम ये कह सकते हैं कि सामान्य जो विधेयक है उसमें इसको कॉमन सभा के बराबर शक्ति दी जानी चाहिए। वित्तीय विधेयक में 1 महीने का हो सकता है, लेकिन सामान्य विधेयक में इसको उसके बराबर शक्तियाँ दी जानी चाहिए। साथ ही इनके सदस्यों को भी वेतन भत्ते और पेंशन की सुविधा दी जानी चाहिए। अगर इस तरह के सुधार हम वहाँ पर कर सकते हैं, किए जा सकते हैं, तो लोकसभा भी अच्छी तरह से कार्य करेगी। जैसे फॉर एग्जांपल हमारे यहाँ पे राज्यसभा कर रही है और ये सारे तरीके हमारे यहाँ पर विद्यमान हैं। तो इस तरह के सुधार किए जा सकते हैं ताकि लोकसभा का महत्व बना रहे और ये अच्छी तरह से अपना कार्य करे। धन्यवाद।